सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये देखिए सीटेट के अंतर्गत हम आपको जो 9 दिसंबर 2018 को पेपर आया था ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन, उसका हम आपको ये सॉल्व पेपर दे रहे हैं। 2018 को पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ठीक, तो इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्न हम देखेंगे कैसे आए थे प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है, सबसे सटीक है, ये पूछा गया था आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 2018 में। तो सबसे यह शिक्षण अधिगम को बहुत मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नहीं। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना, ये भी नहीं। ये सी है, तीसरा नंबर। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। जो मिड डे मील है ये 1995 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, इसमें पता ही होगा आपको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, तो ये अच्छा अवसर प्रदान करता है बच्चों को शिक्षण अधिगम का। अगला प्रश्न कैसा आया था देखें 2018 में, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएम पाठ कम को आधा कम करने की ज़रूरत है, भार कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का वजन कम करना। बोझ के बिना सीखना का अर्थ क्या है, नंबर 2 ऑप्शन, स्कूल के बैग का वजन कम करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस कक्षा में समूह पे सीखने पर जोर दिया जाता है, तो उसका क्या उद्देश्य है। देखिए सहयोग, 4 नंबर का, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक, छात्रों को आसानी से प्रबंध करने का वर्कलोड कम करना, नहीं है। ये 2, 3 नहीं है। जो विस्तार से बताया जाए, हमने बताया आपको, जिस कथन में थोड़ा सा समझा के बताया जाए उसको थोड़ा देख लीजिएगा, वही अधिकतर होता है। ठीक, निगेटिव को पहली बात, 2 बातें ध्यान रखिएगा ईवीएस में और सीटेट में पेपर में, कि निगेटिव बातों को नहीं लेना है और जो थोड़ा सा विस्तार से बताया जाए उनको थोड़ा देख लीजिएगा। बाला का पूरा अर्थ क्या है, बाला का 64 बाला, बाला को बोलते हैं हम, गीत भी आया था बाला बाला, तो इसका क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक, ये बोलते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसको बोलते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक, बाला। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है ये विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है यूएस क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या चीज़ है। अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक है, नहीं मिथक नहीं है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ये रूढ़िबद्ध धारणा है स्त्रियों के संबंध में। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ईवीएस के पोर्शन में विद्यार्थियों, किस राज्य के बगल में चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं, या उस राज्य की अन्य राज्यों की अपेक्षा स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भारत के राज्यों को और उनकी स्थिति को देख लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है। ठीक, अब इसमें पूछा गया बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा इसको जल्दी देख लीजिएगा। ऐसा कर लेंगे तो आपका 1 नंबर तो कन्फर्म हो जाएगा। इसमें 4 नंबर आंसर है। नेक्स्ट है आपका, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, तो वो स्थिति होगी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं।
इसकी क्षमता को कहते हैं दिशात्मक कौशल। जैसे हमने बताया ना, जो प्रश्न आएगा आपका दिशात्मक कौशल का, स्थान, दूरियों और दिशाओं को सापेक्ष समझ स्थिति को समझने की क्षमता को दिशात्मक कौशल कहते हैं। दिशात्मक कौशल से एक प्रश्न आएगा। अगला देखेंगे क्या है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने को कहा जिसमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। ठीक, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। इस अधिगम शिक्षण की रणनीति के तहत निम्नलिखित में कौन सा प्रासंगिक नहीं है। प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हैं आप। तो कौन सा प्रासंगिक नहीं है इसमें? देखिए राइट जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का। इसमें बच्चों का डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने के सक्षम बनाया जाएगा। तो इसमें ये जो 4 नंबर वाला कथन प्रासंगिक नहीं है। बाकी जो अभय द्वारा छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण कराने में समुदाय व बच्चों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। ठीक है, तो इसमें ये वाला प्रासंगिक नहीं है। 1, 2, 3 नंबर प्रासंगिक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, बताना है। कौन सा उसने दृष्टिकोण अपनाया प्रिया ने? तो उसका जो दृष्टिकोण था वो है 4 नंबर, अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक, मानवतावादी नहीं है, अनुभवात्मक नहीं है, संज्ञात्मक नहीं है। 4 नंबर है आपका। ठीक, इस क्रम में सुरक्षा के उपायों को जानने के लिए विभिन्न जो समाचार पत्र अनुभव के माध्यम से सुरक्षा तकनीकी का उपयोग समझाया गया, उसको कहेंगे हम अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखें। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्योंकि समुदाय और समाज एक बताया गया है इसमें, समुदाय महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम क्यों है, संसाधन क्यों है? इसलिए है क्योंकि समुदाय समाज के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान होता है। ठीक, 4 नंबर ऑप्शन होगा, बाकी कोई नहीं होगा। सस्ता सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगला है EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने को का तात्पर्य क्या है? जो सीखा है कक्षा में उसको बाहर के जीवन से जोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये नंबर है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या सोच है इस बारे में? इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये समावेशी जो है दृष्टिकोण नहीं है, सबको समान लेके चलने वाला नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। समावेशी अधिगम शिक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि कक्षा में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, संयुक्त परिवार वाले भी, एकल वाले भी। ठीक है, तो इसको ये जो प्रश्न है इसमें आपका 4 नंबर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन EVS कक्षा में गतिविधियां हैं? EVS की कौन सी गतिविधियां हैं बताना है। श्यामपट्ट का उपयोग है, फील्ड भ्रमण है, चित्र पढ़ना है, सभी हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह
क्या हो? बच्चों की शिक्षा का माध्यम ईवीएस बन सकता है यदि विषयगत हो, एकीकृत हो और ये समावेशी हो, समावेशी सबको समान लेके चलने वाला। 4 नंबर ऑप्शन हो गया, चारों सही है इसमें। ठीक है, तीनों सही हैं, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन है इसमें, तीनों विषयगत, एकीकृत और समावेशी। अगला है ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। किस बात के लिए? जो सपेरों पर आधारित है। राइट आंसर होगा, देखिए खुद ही राइट आंसर बता देता है, हमने बताया ना विस्तार से, जिसमें बताया गया अच्छे से। सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यह अवैध कार्य है, आजीविका है, ये अपने आप अलग अलग वाले स्टेट, निगेटिव वाले स्टेटमेंट अपने आप अलग कर दिए। 4 नंबर ऑप्शन होगा आपका। अगला नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो पर्यावरण की अध्ययन की सिफारिश किसने की थी? 4 नंबर एनसीएफ 2000 के तहत ईवीएस पाठ्यक्रम शामिल हुआ एनसीएफ 2000 के तहत। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ये कई बार आ चुका है सीटेट में, इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो 71 का हो जाएगा, भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी कहाँ है? या तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, 2 नंबर वाला। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित खेत कृषि, जिसको झूमी कृषि भी कहते हैं, वो पाया जाता है। अगला देखेंगे, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नदी जल विद्युत बांध, देखिए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए। नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वही यह पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान कराता है। विकास तो इससे मिलता है, विकास तो इससे प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को ये प्रभावित करता है। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस सभी हैं, चारों हैं, तीनों हैं, सॉरी। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए नहीं प्रभावित होते हैं क्योंकि ठंडे जो रेगिस्तान हैं हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है? ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, 3 नंबर जो ऑप्शन है ये ताजमहल के पीलेपन का के लिए जिम्मेदार है। यह जो गैस होती है वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैस का निर्माण करती है। ठीक, और यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था काकतीय राजवंश ने। 15 ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा बताना है। द्रव्यमान होगा 45 G, 3 नंबर ऑप्शन सही है। कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। राशियाँ भी देख लीजिएगा। एक ऐसी वस्तु जिससे में से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती तो क्या कहलाती है? जिस पे कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे अपारदर्शी। 2 नंबर ऑप्शन है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी की सतह पर भार क्या होगा? ये होगा 3 नंबर ऑप्शन 10 किलोग्राम। ठीक है,
ये इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान बराबर होता है। नेक्स्ट, एक विलेय की विघटन दर किस चीज़ पर निर्भर करती है? विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है, बताइए। पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पोस्टर बनाना, समूह चर्चा करना, बहस करना, सबसे बेहतर बताना होता है विकल्प आपको। तरीके ये भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है 1 नंबर। बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना, 1 नंबर ऑप्शन। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने 9 दिसंबर 2018 को जो प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस के, ठीक है, तो 2018 का पेपर हमने आपको दिया ईवीएस का। जुड़े रहिए चैनल पे, इसी तरह हम आपको सॉल्व पेपर भी और मॉडल पेपर भी, प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे। शेयर करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।